हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया था, बहुत अच्छे से सीखा था राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। इन चारों में हमने अच्छे से डिफरेंस देखा था और अच्छे से याद कर लिया था। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उसके आगे हम देखते हैं राजस्व घाटा, यानी राजस्व घाटा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा यहाँ पर है जब सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए घाटा शब्द जुड़ा हुआ है, राजस्व घाटा। कैसा घाटा? राजस्व घाटा। राजस्व का मतलब कर का घाटा, टैक्स से जो मिला है वो घाटा, यानी राजस्व घाटा। ठीक है, यानी फ्री में जो घाटा हो गया वो वाला। तो आप यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हैं इसको, फ्री में जो घाटा हो गया वो वाला। जब सरकार के कुल राजस्व व्यय, यानी कुल राजस्व व्यय याद रखना है आपको, कुल राजस्व व्यय और उसकी कुल राजस्व प्राप्ति यानी राजस्व प्राप्तियां से अधिक होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब सरकार यानी जितना राजस्व व्यय मिलना चाहिए यानी राजस्व प्राप्ति होनी चाहिए, राजस्व प्राप्ति से अधिक अगर राजस्व व्यय हो जाता है, यानी जितना पैसा राजस्व से मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाता है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो यहाँ पर सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी कुल यहाँ पर राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। तो व्यय क्या होता है? अधिक होता है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं राजस्व घाटे के प्रभाव, यानी अगर राजस्व घाटा हुआ है तो क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या फर्क पड़ते हैं। तो पहला फर्क पड़ता है यहाँ पर सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि होती है। यानी अगर राजस्व घाटा हो गया सरकार को, यानी पैसा ज्यादा मिलना चाहिए था लेकिन अब सरकार ने ज्यादा खर्च कर दिया है और सरकार को कम मिला है, तो ऐसे में क्या होगा? सरकार की देनदारी में वृद्धि हो जाएगी, यानी सरकार के ऊपर उधार का जो है धन जो है ज्यादा हो जाएगा और उधार सरकार को चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? देनदारी जो है वृद्धि होगी, देनदारी में सरकार की वृद्धि होगी। तो यहाँ भी सरकार को, इसका मतलब है सरकार को देना पड़ेगा पैसा। तो यहाँ और देखते हैं सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है। तो ये क्या होता है? इसका प्रभाव क्या होता है? राजस्व घाटे के प्रभाव, यानी राजस्व घाटे से क्या होता है? अगर राजस्व घाटा हुआ है यानी सरकार को पैसा कम मिला है जितना मिला, यानी यहाँ पर राजस्व व्यय अधिक हो गया और राजस्व यानी पैसा खर्च ज्यादा कर दिया सरकार ने और इससे मिला कम, तो यानी तो यहाँ पर क्या हुआ? अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है कि सरकार ने जो है फालतू चीजों में पैसा खर्च किया है, इसकी ये जानकारी देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऋणों के बोझ को बढ़ाता है, सरकार के ऊपर जो है ऋणों के बोझ को बढ़ाता है। क्यों? अब सरकार के पास पैसा कम आया है, उसने ज्यादा खर्च कर दिया है, तो उससे क्या होगा? सरकार के ऊपर ऋणों का बोझ जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, ऋणों का बोझ बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया? राजस्व घाटे के प्रभाव, पहला सरकार की भावी देनदारी में वृद्धि होगी, सरकार को पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक किसान जो है कर्जा लेता है तो यहाँ पर अगर उसकी फसल में घाटा हो जाता है, यानी जितना पैसा उसने कर्जा लेकर लगाया फसल में उससे कहीं ज्यादा उसका नुकसान हो जाता है, यानी अगर फसल में बाढ़ आ जाती है, कोई भी कारणवश या सूखा पड़ जाता है, कोई भी कारणवश जो है जितना पैसा उसने लगाया उससे वो उसका पैसा वो डूब जाता है और उससे जो है फसल से कोई आमदनी नहीं होती है, तो उससे क्या होगा? घाटा हो जाएगा। और घाटा तो होगा ही, साथ में ऊपर से वो जो कर्ज लिया था वो भी देना पड़ेगा। तो ऐसी ही स्थिति सरकार के साथ भी होती है। ठीक है, यह सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है और ये भी बता देता है कि सरकार ने जो है कितने फालतू खर्चे करे हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर राजस्व घाटा हुआ है। क्योंकि सरकार जो है विभिन्न खर्चे होते हैं सरकार के, वो करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है सरकार के खर्चों को भी दिखाता है, फालतू खर्चों को दिखाता है, यानी अनावश्यक व्ययों को दिखाता है। ठीक है, यह ऋणों के बोझ को बढ़ाता है, ऋणों का बोझ बढ़ जाता है सरकार के ऊपर। अब चुकाना ज्यादा था, यानी ज्यादा पैसा अब चुकाना पड़ेगा क्योंकि वो सरकार के पास है नहीं। तो इसको भी देखेंगे हम, इसको कैसे हम ठीक करते हैं। ये होता है यहाँ पर राजकोषीय घाटा जो होता है। यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय की उधार सहित यानी रहित, कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता है। यहाँ पर क्या है? उधार रहित, उधार को छोड़ दो भाई, यहाँ पर क्या है? उधार को छोड़ दो, उधार को भूल जाओ। यहाँ पर कुल व्यय, कहीं से भी पैसा मिला हो
और कहीं से भी जो है कुल पैसा यानी कुल व्यय यानी कहीं भी पैसा खर्च किया हो और कहीं से भी पैसा मिला हो। तो कुल व्यय अगर अधिक है यानी कहीं से हमें पैसा मिला और कहीं पर हमने जो है यहाँ पर पैसा मिला और कहीं पर हमने पैसा खर्च किया, तो अगर पैसा खर्च किया है, कुल व्यय किया है, अगर ज्यादा निकल जाता है हमें कुल मिले हुए पैसे से, तो वो हो जाएगा हमारा राजकोषीय घाटा। लेकिन उधार को छोड़कर, क्या है, उधार को छोड़कर, उधार रहित होना चाहिए, ठीक है, सहित नहीं, रहित मतलब छोड़कर, रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर कुल व्यय की यानी कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों पर अधिकता है, ठीक है, यानी कुल जो प्राप्त हुआ है पैसा वो अधिक, यानी कुल जो खर्च किया है पैसा वो अधिक होना चाहिए कुल प्राप्तियों से, तो उसे राजकोषीय घाटा कहेंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक और घाटा पढ़ा था जो बिल्कुल सेम टू सेम मिलता जुलता था, वो कंफ्यूज करेगा आपको, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। हम कौन सा घाटा पढ़ा था हमने, देखिए राजस्व घाटा पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इनमें भी कंफ्यूजन होता है। देखिए राजस्व घाटे में क्या होता है, राजस्व प्राप्ति की बात की जाती है, यानी कुल राजस्व व्यय अगर अधिक हो जाता है राजस्व प्राप्तियों से, तो यहाँ पर राजस्व है। तो यहाँ पर देखिए राजस्व जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है राजस्व व्यय की, राजस्व घाटा है तो राजस्व जुड़ा हुआ है, लेकिन राजकोषीय घाटा है तो यहाँ पर राजस्व शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुल व्यय अगर अधिक हो गया है कुल प्राप्तियों से, तो सीधी सी बात है राजकोषीय घाटा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजकोषीय घाटा हो गया। अब राजकोषीय घाटा जो है यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, जो कुल व्यय हुआ है और उधार के बिना कुल प्राप्ति, यानी जो है प्राप्ति तो हुई है लेकिन वो ऐसी प्राप्ति नहीं है जिससे जो कि उधार लेकर करी है, ठीक है, ऐसी प्राप्ति नहीं होनी चाहिए जो कि उधार लेकर की हो, सरकार ने किसी से उधार लिया हो और पैसा मिला हो, और वो वाली प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अब राजकोषीय घाटे के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होता है राजकोषीय घाटे का। यह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। राजकोषीय घाटे से प्रभाव क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, ये मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, ठीक है, मुद्रास्फीति को बढ़ाता है, यानी ये दबाव, मुद्रा के दबाव को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यह और क्या करता है, देश ऋण जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब राजकोषीय घाटा हो गया, यानी सरकार के पास अब पैसा नहीं है, उसको यहाँ पर सरकार ने इतने ज्यादा खर्च कर दिए हैं, यानी खर्च उसके ज्यादा हैं सरकार के और सरकार को पैसा मिल रहा है कम। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर सरकार को पैसा कम मिलेगा तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर ऋण जाल बनता चला जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा और वो सरकार नहीं चुका पाएगी, तो यहाँ पर ऋण जाल बन जाएगा, ठीक है। यह देश की भावी विकास तथा प्रगति को कम करता है, क्योंकि यहाँ देखिए सीधी सी बात है, पैसा नहीं है सरकार के पास, पैसा कम है, यानी व्यय अधिक कर दिए, खर्चे अधिक कर दिए हैं सरकार ने, राजकोषीय घाटा हो चुका है, यानी कैसे व्यय अधिक हो चुका है, प्राप्ति बिल्कुल कम है। तो इससे क्या होगा, भावी विकास नहीं होगा, प्रगति कम होगी, क्योंकि सरकार जो है ऐसी चीजों पर पैसा खर्च ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास पैसा है ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं प्राथमिक घाटा। तो हमने 3 घाटे देख लिए, एक राजस्व घाटा, एक राजकोषीय घाटा और तीसरा है हमारा प्राथमिक घाटा। ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। प्राथमिक घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाने से प्राथमिक घाटे का पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, राजकोषीय घाटा जो कि हमने पढ़ा कि कुल व्यय अगर अधिक हो जाते हैं कुल प्राप्तियों से तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, और राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज की अदायगी, यानी ब्याज की अदायगी क्या होता है, अदायगियों मतलब क्या होता है, अदायगी मतलब जो पैसा देना है, ब्याज अदा करना है, ब्याज की अदायगी को घटा दिया जाए तो उससे क्या होगा, प्राथमिक घाटे का पता चलता है, तो प्राथमिक घाटा हो गया। तो राजकोषीय घाटे में ब्याज की जो है मात्रा अगर घटा दी जाए कि हमें राजकोषीय घाटा हुआ है और उस पर ब्याज देना है और ब्याज की मात्रा अगर घटा दी जाए तो यहाँ पर क्या हो निकल आएगा, राजकोषीय या प्राथमिक घाटा निकल आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, ये राजकोषीय घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटे में से हमने ब्याज की अदायगियां घटा दी। तो आई होप यहाँ पर आपको इस समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं प्राथमिक घाटे के प्रभाव। अब प्राथमिक घाटा हुआ है, क्या क्या प्रभाव का हमने देखे। राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या होते हैं, यहाँ पर यह मुद्रास्फीतिक दबाव को बढ़ाता है, उसके बाद ऋण जाल में फंस जाता है देश, उसके बाद यह भावी विकास में बाधा करता है और प्रगति को कम कर देता है। इस तरह से
अब देखिए प्राथमिक घाटा अगर हो गया तो इससे क्या होगा, इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या भार पड़ेगा। यहाँ पर क्या पता चलता है, भूतपूर्व नीतियां, जो कि भूतपूर्व पहले नीतियां जो अपनाई गई हैं उस नीतियों का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा भावी पीढ़ी पर। भावी मतलब होता है आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आने वाली पीढ़ी को जो है कैसा जो है स्तर जो है जीवन स्तर यानी जीवन स्तर जो है व्यतीत करना पड़ेगा, इसका पता चलता है इससे। क्योंकि अगर घाटा हुआ तो देश जो है विकास की ओर नहीं जा पाएगा और भावी पीढ़ी की दयनीय स्थिति हो जाएगी, जिस कारण बस यहाँ पर जो है प्राथमिक घाटा, इसका कारण होगा प्राथमिक घाटा। ठीक है, शून्य या प्राथमिक घाटे से अभिप्राय, यानी शून्य या प्राथमिक घाटे से अभिप्राय क्या होता है कि सरकार पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है। अब देखिए, अगर सरकार को प्राथमिक घाटा हो गया, अगर सरकार को घाटा हो गया तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, पुराने ऋण ले रखे हैं, कर्जा ले रखा है, उसको चुकाने के लिए सरकार क्या करेगी, उधार लेगी, किसी से उधार लेगी, कर्जा लेना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा अपने प्राथमिक घाटे को चुकाने के लिए। तो यहाँ पर सरकार के ऊपर कर्जा हो गया, मतलब सरकार के पास धन नहीं है, अब वो कर्जा ले रही है, तो यहाँ पर ये ऋण जाल में फंसती जाएगी, जैसे कि एक किसान फंस जाता है। ठीक है, यह ब्याज अदायगी रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की उधार जरूरतों को दर्शाता है। ये क्या करता है, यह जो ब्याज है, ब्याज अदायगी रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, यानी राजकोषीय घाटे, सीधी सी बात है, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की उधार की जरूरतों को दिखाता है कि सरकार को अब देखिए राजकोषीय घाटा पूरा करना है, तो यहाँ पर सरकार को अब जरूरत है कि वो पैसा उधार लेगी, उधार लेने के बाद वो यहाँ पर राजकोषीय घाटे को पूरा करेगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये समझ आया होगा कि भूतपूर्व पीढ़ियों का पता चलता है कि भावी पीढ़ी यानी उसका प्रभाव क्या होगा आने वाली पीढ़ी पर, ये प्राथमिक घाटा दिखा देता है। उसके बाद देखिए शून्य प्राथमिक घाटे से अभिप्राय क्या होता है, सरकार के पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर हो जाती है सरकार। उसके बाद ब्याज अदायगी रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की जो है उधार जरूरतों को दर्शाता है, ये कि सरकार को उधार लेना पड़ेगा, अब राजकोषीय घाटा हो चुका है, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप यहाँ पर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें साथ ही, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा इकोनॉमिक्स का क्लास 12th और 11th का सिलेबस। ये चल रही है हमारी क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको जो है आपको यहाँ पर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर हो रहे हैं और साथ ही आपको सामने यहाँ पर जो है प्रश्न अभी अगले वीडियो में आएंगे, आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जिसमें आपको जो है 1 अंक वाले प्रश्न और साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 3 अंक वाले, 3-4 अंक वाले और 5-6 अंक वाले सभी प्रश्न आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसको क्रम से देखिए, वीडियो को 1 by 1 देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।